हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम आज यानी 6 मई 2020 के करंट अफेयर को देखने जा रहे हैं, जो डिफरेंट सोर्सेज से लिया गया है, जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और भी डिफरेंट न्यूज़पेपर से इसको लिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला न्यूज़ यहाँ पे है कि एआई यानी एयर इंडिया टू चार्ज कॉमर्शियल फेयर्स फॉर स्ट्रैंडेड इंडियंस, यानी ऐसे इंडियन जो विदेशों में फंसे हुए हैं अभी, तो उनको वापस अपने देश लाने के लिए एआई जो है उनसे टिकट चार्ज करेगा, मतलब फेयर चार्ज करेगा, कॉमर्शियल फेयर जो भी है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं फेयर का लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे कोई शिकागो या सैन फ्रांसिस्को, मतलब मेनली यदि यूएसए से आता है तो उसको 1 लाख रुपये चार्ज लगेगा। लंदन से आता है, मुंबई, अहमदाबाद, तो उसको 50,000 रुपये लगेगा। दुबई से या फिर मिडिल ईस्ट से आता है तो उसको 15,000 लगेगा, और अबू धाबी से 15,000 ऐसे है ना। फ्लाइट फ्रॉम सिंगापुर और मलेशिया विल कॉस्ट 20,000, और सारा ऑपरेशन को एयर इंडिया ही मैनेज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एयर इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं। एयर इंडिया का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एक गवर्नमेंट ओन्ड एक कंपनी है एयर इंडिया लिमिटेड, उसी के द्वारा चलाया जाता है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये 4 कंटिनेंट में अपना सर्विस देता है। ठीक है, 60 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन तक ये जाता है, मतलब ऐसा नहीं है 60 कंट्री तक जाता है। एक ही कंट्री में जैसे 2 डेस्टिनेशन हो गया, यूएई में दुबई जाता है, अबू धाबी जाता है, तो 2 डेस्टिनेशन काउंट हुआ। तो इस तरह से 60 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन इसका है, 4 कॉन्टिनेंट में सर्विस देता है। इसका स्थापना जो है 15 अक्टूबर 1932 को हुआ था टाटा एयरलाइंस के रूप में। इसका जो स्थापना हुआ था टाटा एयरलाइंस के रूप में हुआ था, याद रखिएगा। इसका पहले टाटा के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था 1932 में ही, है ना। 15 अक्टूबर 1932, 15 अक्टूबर 1932, ठीक है, 1932 में, यानी कि आज़ादी के बहुत पहले। लेकिन बाद में फिर इसको नेशनलाइज किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया, और 21 फरवरी 1960 का इसका नाम, 21 फरवरी 1960 को, है ना, 1960 के 21 फरवरी को इसका नाम एयर इंडिया किया गया टाटा एयरलाइंस से। ठीक है, तो ये था एयर इंडिया के बारे में। 15 अक्टूबर 1932 का स्थापना हुआ था टाटा एयरलाइंस के रूप में, लेकिन 21 फरवरी 1960 को एयर इंडिया के रूप में इसका नाम किया गया, नामकरण किया गया। 4 कंटिनेंट, 60 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन, गवर्नमेंट ओड, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बताया गया कि नाउ हरियाणा टू लेवी कोविड सेस ऑन लिकर। तो शराब पे जो है इतना लंबी लंबी भीड़ देखते हुए कल दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा 70% एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा था। मतलब कि यदि 100 रुपया का था 170 रुपये, है ना, MRP प्लस 70%। ठीक है, पहले ही इसके पहले आंध्र प्रदेश के द्वारा, दिल्ली के पहले आंध्र प्रदेश द्वारा 25% लेवी किया गया था, लेकिन वहाँ आज और बढ़ा दिया गया। मतलब आंध्र प्रदेश में पहले से ही 25% था, उसके बाद दिल्ली 70% किया। और अब हरियाणा जो है ये परसेंटेज नहीं, ML के हिसाब से 5 रुपये 10 रुपये ऐसे बढ़ाने जा रहे हैं। यहाँ पे न्यूज़ आप देख सकते हैं। तो अब हरियाणा जो है कोविड सेस किसको बोलते हैं, तो टैक्स ओवर टैक्स, है ना। टैक्स के ऊपर भी टैक्स यदि लिया जाता है कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो उसको सेस बोलते हैं। टैक्स यदि सरकार वसूलती है तो अपने हिसाब से खर्च करती है, उसका जहाँ मन करे वो खर्च करेगी, एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और जहाँ भी उसका इच्छा हो। लेकिन सेस यदि वसूलती है तो उसका एक पर्टिकुलर मेन पर्पस होता है। जैसे यहाँ पे कोविड सेस लिखा हुआ है, तो इससे जो भी पैसा आएगा वो कोविड-19 में ही जाएगा। ऐसा नहीं कि ये पैसा हम रोड बनवा देंगे, है ना। इस पैसा से जो भी होगा कोविड-19 रिलेटेड वर्क ही होगा। तो सेस का अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। ठीक है, तो अब हरियाणा भी उसी रास्ते पर चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। तो यहाँ पर बताया गया JNU स्टूडेंट बिगिन ऑनलाइन कैंपेन अगेंस्ट NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये 2-3 दिन पहले भी न्यूज़ में था, हम रिपीट कर देते हैं। अभी जो एजुकेशन पॉलिसी चल रहा है 1986 का है। ठीक है, और 2019 में यानी लास्ट ईयर एक ड्राफ्ट लाया गया था के कस्तूरी रंजन कमेटी के आधार पे, और उसमें ऐसा बताया गया था कि 3 लैंग्वेज फार्मूला उसमें सुझाव दिया गया था, रिकमेंड किया गया था, यानी कि एक रीजनल लैंग्वेज वहाँ का, और एक हिंदी, एक इंग्लिश। लेकिन इसका काफ़ी विरोध हुआ, तो अभी ये जो है पब्लिक डोमेन में, मतलब पब्लिक से रिकमेंडेशन मांगा गया है इस पर कि क्या इस पर सुझाव है पब्लिक का। और अभी ये ड्राफ्ट है, बिल नहीं है। ठीक है, तो इसी ड्राफ्ट के अगेंस्ट में जो है JNU स्टूडेंट के द्वारा कैंपेन चलाया जा रहा है इसके अगेंस्ट में। पता नहीं उन लोगों को क्या दिक्कत है, जो भी दिक्कत होगा सबका अपना अपना मान है। नेक्स्ट है वैट हाई का बर्डन ऑन पीपल। जैसे कि अभी बताया कि 70% एक्स्ट्रा चार्ज किया गया है शराब पे। इसके अलावा दिल्ली में जो है पेट्रोल पे भी, है ना, जैसा कि आपको पता होगा पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, शराब, ये सब जो है GST के अंदर नहीं है, ये सब GST में नहीं है। तो जो GST में नहीं है उस पर वैट, सेल टैक्स और भी कई तरह का टैक्स लगते हैं, टिन वैट जो होता है। तो वैट के बारे में यहाँ पढ़ लेते हैं। तो वहाँ पे अभी पेट्रोल पे भी वैट बढ़ाया गया है। दिल्ली में यदि आप न्यूज़ फॉलो कर रहे होंगे तो वहाँ पे पेट्रोल पे वैट बढ़ाया गया है, तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा। तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ने से क्या होता है कि हर चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट महंगा हो जाता है, तो फिर सब्जी भी उसी से आता है, सब्जी महंगा हो गया। जितना भी सामान होता है पेट्रोल के प्राइस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड ही होता है, क्योंकि हर कोई गाड़ी डीजल पेट्रोल पे ही चलता है। तो डीजल पेट्रोल पे अभी बढ़ाया गया वहाँ पे। तो उसके अगेंस्ट अपोजिशन पार्टी जो है आम आदमी पार्टी का शिकायत की है, वहाँ के जो भी CM है उनसे। तो हम लोग यहाँ राजनीति नहीं, वैट के बारे में पढ़ लेते हैं, VAT के बारे में पढ़ लेते हैं। वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है,
वैल्यू टैक्स है ये ईच स्टेज पे लगाया जाता है। जैसे कोई ऐसा टैक्स होता है, जैसे होता है जो ओरिजिन पे ही लगाया जाता है, ठीक है, मतलब जहाँ पे सामान प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, वहाँ पे प्रोड्यूस मतलब कि लगाया जाता है, TDS जिसको बोलते हैं। तो टैक्स एट ओरिजिन ऐसी समथिंग उसका टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, TDS का फुल फॉर्म होता है, TDS का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ठीक है। तो उस सोर्स पे लगाया जाता है, मतलब जहाँ पे सामान प्रोड्यूस हुआ वहीं पे टैक्स लगा दो, बाकी कहीं नहीं लगता है। लेकिन वैट जो है हर स्टेज पे लगाया जाता है, जैसे जहाँ पे सामान प्रोड्यूस हुआ, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, है ना, बस अंतिम लेवल पे नहीं लगाया जाता, ग्राहक से पहुँचने के एक लेवल पहले वाला जो लेयर है वहाँ पे नहीं लगता, बाकी हर लेयर पे इस पे ईच स्टेज पे टैक्स लगता है वैट का। वैट का सबसे बड़ा डिमेरिट यही कि हर एक स्टेज पे लगाया जाता है, प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स। सबसे पहले जर्मनी और फ्रांस के द्वारा लगाया गया था 1954 में, है ना, इसके बारे में यह ध्यान रखिएगा। 1954 में जर्मनी और फ्रांस के द्वारा वैट चालू किया गया था, और इसको पहले सेल टैक्स के नाम से जाना जाता है, या अभी भी सेल टैक्स इसको बोल सकते हैं। इंडिया में जो है सेल टैक्स के रूप में जाना जाता था, लेकिन इंडिया में वैट कब इंट्रोड्यूस हुआ, तो 1 अप्रैल 2005 में, है ना, 1 अप्रैल 2005 में इंडिया में वैट इंट्रोड्यूस हुआ। उसके पहले इंडिया में वैट नहीं लगता था, उसके जगह पर सेल टैक्स लगता था। तो 2005 में 1 अप्रैल 2005 से इंडिया में सेल टैक्स आया। सबसे पहली बार जर्मनी और फ्रांस में आया था 1954 में, ठीक है। और वैल्यू एडेड टैक्स है हर एक स्टेज पे लगता है। नेक्स्ट यहाँ पे आरोग्य सेतु ऐप इज मस्ट फॉर गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर यूपी में है, नोएडा का ऑफिशियल नेम है ना, नोएडा कोई जगह का नाम नहीं है, वो पॉपुलर नेम है। नोएडा का फुल फॉर्म होता है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो उस जगह का मेनली नाम है गौतम बुद्ध नगर, उस डिस्ट्रिक्ट था। तो वहाँ के लिए या फिर पूरे यूपी के लिए आरोग्य सेतु मस्ट कर दिया गया, नेसेसरी कर दिया गया। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे कुतुब मीनार के बारे में न्यूज़ क्या है कि एक कोई आदमी है जो अपना गाड़ी जो है कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स का जो बाहर बाउंड्री था वहाँ पे टकरा गया है, जिसके कारण से वो टूट गया है। तो अभी उस पर हम नहीं जाने वाले न्यूज़ पे। कुतुब मीनार के बारे में पढ़ लेते हैं। एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो बनाया गया, यूनेस्को का दर्जा इसको 1993 में मिला था, है ना। इस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो है इस चैनल पे, आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो कुतुब मीनार को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा 1993 में मिला था। लगभग 73 मीटर इसका हाइट है, कुतुब मीनार का हाइट 73 मीटर है, ठीक है। 1199 में बनना चालू हुआ था, 1199 में ये बनना चालू हुआ था। किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। वो फर्स्ट फ्लोर बनाया और मैंने उनका डेथ हो गया था। उसके बाद जो है नेक्स्ट का 3 फ्लोर उनका जो दामाद था इल्तुतमिश, है ना, या फिर सक्सेसर जो था इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। यानी 1 फ्लोर बनाया गया किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, 3 फ्लोर इल्तुतमिश के द्वारा था, टोटल हो गया 4 फ्लोर। उसके बाद क्या हुआ, ये काफ़ी डिटेल यहाँ पे हम बताते हैं। 1369 में उस पर एक बिजली गिर गया, जो बिजली चमकता है आकाश में, लाइटनिंग हुआ और उस पर एक बिजली गिर गया, तो 1 फ्लोर टूट गया। तो अब बच गया कितना फ्लोर, 4 में से 1 गया तो 3 फ्लोर। तो उस समय जो रूलर था दिल्ली का वो था फिरोज शाह तुगलक, है ना, FST, फिरोज शाह तुगलक उस समय दिल्ली का रूलर था 1369 में। वो क्या किया, 1 फ्लोर जो डैमेज हुआ उसको भी बनवाया और 1 फ्लोर एक्स्ट्रा बनवाया। तो अब कुतुब मीनार में कितना फ्लोर है, 5 फ्लोर, ठीक है। हम रिपीट करते हैं, फर्स्ट फ्लोर बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक, 3 फ्लोर बनवाया उसका दामाद इल्तुतमिश, फिर आया 1369, यहाँ पे गिरा बिजली। उसके बाद FST वहाँ का रूलर था फिरोज शाह तुगलक 2 फ्लोर बनवाया, एक जो टूट गया वो वाला और एक एक्स्ट्रा, तो टोटल हो गया अभी 5 फ्लोर। तो आप अभी कुतुब मीनार जाएंगे तो टोटल आपको 5 फ्लोर मिलेगा, ठीक है। पहले जैन मंदिर था, उसको तोड़ करके बनाया गया। अभी भी वहाँ पे मंदिर का निशान आप देख सकते हैं, मतलब कि उसमें जो पत्थर यूज़ किया गया उस पर आप देख सकते हैं डिफरेंट मंदिर जैसा कार्विंग किया हुआ है, तो सेम पत्थर का यूज़ किया गया, ठीक है। तो एक स्टोरी और ऐड किया, फिर से इसका जो एंट्रेंस गेट है शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। और इस किसके नाम पे है, तो बहुत लोग सोचेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे, इसलिए कुतुब मीनार नाम है, ऐसा नहीं है। एक सूफी सेंट थे, सूफी सेंट जो मुस्लिम लोग में रहते हैं, उनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके नाम पे कुतुबुद्दीन मीनार बनाया गया, ठीक है। कुतुब मीनार किसके नाम पे बनाया गया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्ट किया था। फर्स्ट फ्लोर इल्तुतमिश 3 फ्लोर, फिर 1369 में लाइटनिंग हुआ, फिरोज शाह तुगलक 2 फ्लोर और बनवाया था, टोटल हो गया 5 फ्लोर, ठीक है। पहले जैन मंदिर था, ये दिल्ली में सिचुएटेड है, उस जगह का नाम मेहरौली, ठीक है। इसके सामने एक मॉस्क है जिसका नाम है कुतुब उल इस्लाम मॉस्क, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। पहले वो बनवाया गया था, बाद में बनाया गया है, बाद में कुतुब मीनार बना, ठीक है। पहले कुतुब उल इस्लाम मॉस्क भी बनाया गया। IAS में एक आया हुआ क्वेश्चन था कि पहले कौन बनाया गया, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। नेक्स्ट असम स्वाइन फीवर के बारे में है। असम में स्वाइन फीवर अभी चला हुआ है, इसका नाम है अफ्रीकन स्वाइन फीवर, असम स्वाइन फीवर नहीं, अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में, जो असम में अभी फैला हुआ है। ये पीक्स में फैलता है, 2 दिन 3 दिन पहले का भी न्यूज़ था, आई थिंक 4 मई के वीडियो में आप देख सकते हैं।
तो ये असम में फैला हुआ अफ्रीकन स्वाइन फीवर, ये पिग्स में फैलता है, सुअर में फैलता है। एक तरह का डीएनए वायरस है। जो कोविड-19 है वो आरएनए वायरस है। वायरस दो तरह का होता है, डीएनए वायरस और आरएनए वायरस। तो ये जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है ये डीएनए वायरस है। इसका आदमी पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, ये पिग्स में फैलता है। यहाँ पे कई सारे पिग्स की डेथ हो रही है अभी असम में, इसलिए न्यूज़ में है। ये स्वाइन फ्लू से डिफरेंट है, स्वाइन फ्लू से एक जैसा मत समझ लीजिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। ये स्वाइन फ्लू से डिफरेंट है, असम में भी फैला हुआ है, डीएनए वायरस है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे कि आंध्र प्रदेश हाइक लीकर प्राइस पे अनदर 50%। तो हम आज स्टार्टिंग में बताया कि पहले से ही 25% एक्स्ट्रा से चालू किया था, 50% और ऐड कर दिया है ना। दिल्ली को देखा कि 70% था, हम कहे पीछे रहेंगे, तो हम 75 कर देते हैं, तो 75% वहाँ पे है ना। तो ओवरऑल हाइक अब हो गया 75%। तो वहाँ पे MRP प्लस 75% लिया जा रहा है। फिर भी इतना भीड़ है यहाँ पे, आप लाइन देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है केरला हाईकोर्ट रिफ्यूजेज टू स्टे सैलरी ऑर्डिनेंस। एक ऑर्डिनेंस लाया गया था केरला के गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, कि सैलरी जो इस मंथ का है वो बाद में देंगे। ऐसा नहीं कि नहीं देंगे या कम देंगे, बाद में देने के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया था, टाइम पे पेमेंट नहीं करने के लिए। तो इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ जो है कुछ लोग PIL दायर किए कोर्ट में। तो केरला हाईकोर्ट बोला कि ऐसा नहीं है, मतलब PIL में बोला गया था कि ये ऑर्डिनेंस पे रोक लगाया जाए। तो केरला हाईकोर्ट रोक लगाने से मना कर दिया, मतलब कि अब सरकार जो है बाद में पैसा देगी, ठीक है। तो हम ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर यहाँ पे देख लेते हैं। तो आर्टिकल प्रेसिडेंट के द्वारा लाया जाता है और गवर्नर के द्वारा लाया जाता है। प्रेसिडेंट का आर्टिकल है 1, 2, 3 और गवर्नर का है 2, 1, 3, ठीक है। ये काफ़ी आसान है याद करना दोनों को। गवर्नर का है 2, 1, 3, प्रेसिडेंट का 1, 2, 3, ठीक है। कब लाया जाता है? तो प्रेसिडेंट कब लाते हैं? जब लोकसभा या राज्यसभा, इसमें से कोई एक भी यदि पावर में नहीं रहेगा, मतलब कि अपने सेशन में नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए कि लोकसभा का सेशन चल रहा है, राज्यसभा का नहीं चल रहा है, या लोकसभा का नहीं चल रहा है, राज्यसभा का चल रहा है, या फिर दोनों का नहीं चल रहा है, तो ये तीनों केस में जो है ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। यदि दोनों ऐसा हो जाए कि दोनों सेशन में है, लोकसभा भी सेशन में है और राज्यसभा भी सेशन में है, तब ऑर्डिनेंस नहीं लाया जा सकता, ठीक है। ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट के द्वारा लाया जाता है, लेकिन कैबिनेट के रिकमेंडेशन पे लाया जाता है। और उसी तरह से गवर्नर का भी है, जहाँ पे विधानसभा है यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली है और लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो दोनों में से कोई एक यदि सेशन में नहीं रहेगा या दोनों सेशन में नहीं रहेगा, तब ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है, नहीं तो नहीं। यहाँ भी उसे में गवर्नर लाते हैं कैबिनेट के रिकमेंडेशन के आधार पर, ठीक है। एक ऑर्डिनेंस को 6 मंथ मैक्सिमम होता है, और मतलब लाइफ उसका 6 मंथ होता है। मैक्सिमम लाइफ 6 मंथ 6 वीक हो जाता है। कैसे होता है बताते हैं। सेशन स्टार्ट होने से 6 वीक तक, सेशन स्टार्ट होने से 6 वीक तक वो वैलिड रहता है। उतने दिन में उसको पास कराना पड़ता है संसद में बिल ला करके, यदि नहीं तो फिर ऑर्डिनेंस वो लैप्स कर जाता है, ठीक है। तो एक ऑर्डिनेंस मैक्सिमम 6 मंथ प्लस 6 वीक तक रह सकता है, 6 मंथ और 6 वीक, ठीक है। इस तरीके से मैक्सिमम इसका लाइफ है 6 मंथ और 6 वीक। तो ये था ऑर्डिनेंस के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे दरबार मूव बर्डन्स एक्सचेकर से जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट। दरबार मूव क्या होता है हम बताते हैं यहाँ पे। तो कल हम एक इसी चैनल पे एक वीडियो लाए थे, जिसमें हम लोग इंडिया के जितने भी स्टेट कैपिटल हैं उसके बारे में बताए थे। कौन सा कैपिटल गर्मी का है, कौन सा ठंडा का है, जुडिशियल कैपिटल, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, लेजिस्लेटिव कैपिटल। नहीं देखें तो ज़रूर देखें, 5-6 मिनट का वीडियो है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन उसमें आपको मिलेगा। ऐसा कुछ ज़रूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो दरबार मूव के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। जैसे जम्मू कश्मीर का 2 राजधानी है, एक है जम्मू और एक है श्रीनगर, ठीक है। तो हर बार क्या होता है कि गर्मी के दिन में शिफ्ट किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दरबार मूव क्या है। 1872 में इसको चालू किया गया था, डोगरा डायनेस्टी के द्वारा इसको चालू किया गया था। यहाँ पे जम्मू से श्रीनगर शिफ्ट किया जाता है, फिर श्रीनगर से जम्मू शिफ्ट किया जाता है। तो अभी जो है शिफ्ट करना था श्रीनगर से जम्मू, ठीक है, लेकिन ये हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि कोविड-19 के कारण सारा बंद है, मतलब कि ट्रांसपोर्ट नहीं करना है। इसमें ब्यूरोक्रेट जो भी वहाँ के रूलिंग है, मतलब कि चीफ मिनिस्टर, गवर्नर वगैरह सबका ऑफिस शिफ्ट किया जाता है। लगभग 148 ईयर ओल्ड प्रैक्टिस है, 1872 में चालू किया गया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें काफ़ी खर्च आता है, तो इसी के अगेंस्ट PIL दायर किया गया था वहाँ के हाई कोर्ट में। तो मतलब कि वहाँ का जो हाई कोर्ट है उसका भी मानना है कि ये बर्डन है पब्लिक पे, है ना, क्योंकि उसमें काफ़ी कॉस्ट आता है पूरे राजधानी को ट्रांसफ़र करने में, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि कैपिटल्स को ट्रांसफ़र किया जाता है बिटवीन श्रीनगर एंड जम्मू, ठीक है। तो ये है दरबार मूव, तो उसको दरबार मूव बोला जाता है। पहले से ही 1872 से ही चालू किया गया डोगरा डायनेस्टी के द्वारा। डोगरा डायनेस्टी लास्ट डायनेस्टी वहाँ का था, जो राजा हरि सिंह थे आज़ादी के समय, इसी डायनेस्टी के थे, ठीक है। तो ये है दरबार मूव के बारे में। नेक्स्ट NCERT स्टाफ टर्मिनेटेड, ठीक है। वहाँ का जो कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ था उसको जॉब से निकाल दिया गया। सरकार कितना भी बोल रही है कि आप जॉब से नहीं निकालिए, लेकिन सरकार कहीं अपना संस्था NCERT वही निकाल रही है ना। तो पहले सरकार को अपने घर में देखना चाहिए। हम NCERT के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे 1961 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है, लिटरेरी सोसाइटी के रूप में।
इसका रजिस्ट्रेशन जो है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के रूप में है ना। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट एक एक्ट है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये 1860 का एक्ट है, ठीक है, 1860 का एक्ट है, उसी के तहत इसका रजिस्ट्रेशन किया गया है। गवर्नमेंट का है, ऑटोनोमस बॉडी, 1961 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एनसीईआरटी बुक वगैरह छापता है, मतलब जितने लिटरेरी वर्क हैं एजुकेशन से रिलेटेड वो काम करता है, ठीक है। वहाँ से जो भी कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ होंगे उनको टर्मिनेट यानी निकाल दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज़ है कि ट्रम्प लैब क्लेम रिमेंस स्पेकुलेटिव, WHO का कहना है। जैसा कि कल आप देखे होंगे कि ट्रम्प, कल का न्यूज़ जब देखे होंगे तो उसमें बोला गया था ट्रम्प प्रॉमिस किए हैं दुनिया से कि हम जल्द ही वैक्सीन लाएंगे। तो WHO का कहना है कि उनका बस हवा हवाई है, उनका जो स्टेटमेंट है। तो ये राजनीति में हमको नहीं पढ़ना, हम WHO यहाँ पे देखने जा रहे हैं। WHO का भी जो चेयरमैन है, जो हेड है, उसका नाम है टेड्रोस एडनोम, इथोपिया के हैं टेड्रोस एडनोम। WHO का फॉर्मेशन 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। हेडक्वार्टर जिनेवा में है, ठीक है, हेडक्वार्टर जिनेवा में है। अब देखिए यूएनओ का जो है, यूएन का स्पेशलाइज एजेंसी है WHO। यूएनओ में 5 प्रिंसिपल ऑर्गन है, अभी पहले 6 थे, अभी 5 हैं। तो उसमें एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। उसी के तहत जितने भी सामाजिक काम वाले जितने होते हैं, WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को, WTO, ILO, है ना, ये सब जो है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर ही आते हैं। ऐसे ऐसे आई थिंक 14 संस्थान ऐसे आते हैं, ठीक है। UN से रिलेटेड एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो है इस चैनल पे, आप उसको देख सकते हो। UN के बारे में जितना कुछ होगा सब उसमें पता चल जाएगा। तो WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में 7 अप्रैल को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1948 में। 7 अप्रैल 1948 को इसको स्थापित किया गया था। इसीलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है ना, विश्व स्वास्थ्य दिवस इस दिन मनाया जाता है। तो ये था WHO के बारे में। यहाँ पे एक नया न्यूज़ है कि UK हैज़ नाउ यूरोप हाईएस्ट ऑल, यूरोप में सबसे ज़्यादा इंग्लैंड में है ना, UK में है। नेक्स्ट है चाइना लॉन्च न्यू रॉकेट स्पेसक्राफ्ट। चाइना एक नया रॉकेट लॉन्च किया, पूरा दुनिया जहाँ तबाह है चाइना अपना काम कर रहा है ना, बढ़िया है। तो यहाँ पे एक नया रॉकेट के बारे में जिक्र किया गया, द लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट ब्लास्टिंग ऑफ द वेंचिंग स्पेस सेंटर इन हेनयान, है ना, वहाँ के हेनयान प्रोविंस में जो लॉन्चिंग साइट है वहाँ से एक नया रॉकेट लॉन्च हुआ, लॉन्ग मार्च 5B। उसका टेस्टिंग वो सक्सेसफुल किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यदि पूछा जाए कि लॉन्ग मार्च 5B कहाँ का रॉकेट है तो चाइना का है। अच्छा, पूरा दुनिया तबाह है तभी रॉकेट लॉन्च कर रहा है, खुद तबाह कर दिया सबको, है ना। पुतिन ऑनर्स किम विथ वार मेडल। हाँ, किम वही नॉर्थ कोरिया के जो किम जोंग उन है, उनको वार मेडल से सम्मानित किया गया रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन के द्वारा। अब ऐसा क्यों किया गया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वार मेडल मार्किंग द 75th एनिवर्सरी ऑफ द विक्ट्री ऑफ नाजी जर्मनी। नाजी जर्मनी पे 75वीं एनिवर्सरी था जीत का, तो उसके उपलक्ष्य में किए हैं। और मेडल जो है किम को अवार्ड किया गया, किस लिए, तो फॉर हिज रोल इन प्रिजर्विंग द मेमोरी ऑफ सोवियत सोल्जर्स हु डाइड इन नॉर्थ कोरियन टेरिटरी। नॉर्थ कोरियन टेरिटरी में कुछ रशियन सोल्जर का डेथ हुआ था, तो उनका जो मेमोरी है उसको प्रिजर्व करके नॉर्थ कोरिया में रखा गया है। इसलिए वहाँ के जो अभी रूलर हैं किम जोंग उन, उनको जो है मेडल दिया गया है रसिया के द्वारा, वार मेडल दिया गया है, ठीक है। न्यूज़ था। नेक्स्ट है कि अमिड हाई इन्फ्लेशन ईरान टू गेट अ न्यू करेंसी। ईरान जो है अभी न्यूज़ में है कि एक नया करेंसी वहाँ पे आने वाला है, ठीक है। तो नया करेंसी का नाम क्या है, तो टोमान है। अभी जो करेंसी उसका क्या नाम है बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में यदि पता हो तो। टोमान है नया करेंसी जो आने वाला है, और एक टोमान में 10,000 रियाल होगा। एक टोमान में 10,000 रियाल होगा, जैसे 1 रुपये में 100 पैसा होता है ना, उसी तरीके से एक टोमान में 10,000 रियाल होगा। तो ऐसा UPSC में पूछा सकता है कि रिसेंटली टोमान वाज इन न्यूज व्हाट इज दिस, है ना। तो एक करेंसी है जो ईरान अडॉप्ट करने वाला है, 1 टोमान इक्वल टू 10,000 रियाल, ईरान का करेंसी है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ईरान में इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है, अभी महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट है भेल इनवाइट्स फॉरेन फर्म्स टू यूज आइडल यूनिट्स, है ना। भेल जो है फॉरेन फर्म को इनवाइट कर रहा है, जैसे अभी देख रहे होंगे चाइना से बहुत सारे कंट्री एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, चाइना को छोड़ कर निकल रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो कहना है कि भेल का कहना है कि यदि आप चाइना से निकल रहे हैं तो थोड़ा हमारे यहाँ भी घूमते आइए, है ना। द मूव में ड्रॉप फर्म्स एग्जिस्टिंग चाइना, चाइना से जो निकल रहे हैं कंपनी उनको यहाँ पे खींचने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा बोला गया। हम लोग भेल के बारे में देख लेते क्या होगा, वो भविष्य बताएगा, अभी तो लॉकडाउन है। भेल का फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ठीक है। 1964 में इसको स्थापित किया गया था। इसका स्थापना कब हुआ था, 1964 में। ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और ये पावर जनरेशन इक्विपमेंट बनाता है, मतलब ऐसा इक्विपमेंट नाम से पता है भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, है ना। तो ये लार्जेस्ट पावर जनरेशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। 1964 में इसका स्थापना किया था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, कंप्लीटली गवर्नमेंट ओन्ड अभी भी है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का न्यूज़ एनालिसिस समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।